ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक। नवंबर 2025 ये महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मूल समझ लीजिए। मूल ये रहेगा इस महीने का कि बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता के बहुत सारे बीज इस महीने में जो है वो पड़ने वाले हैं। अब जातक जो है बात करेंगे कि हम तो सुन रहे थे, सोच रहे थे कि आप बोलेंगे कि अब फलों की प्राप्ति का समय आ गया है, अभी तो बीज आएंगे, बीज डलेंगे, अंकुर फूटेंगे। बड़ा लंबा प्रोसीजर बता दिए, पहले ही मुश्किलें क्या कम है। देखिए, पुनः प्रार्थना रहेगी। ये गणनाएं जो होती हैं स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है उस पर आधारित होती हैं, इसलिए जो प्रत्येक भाव की गणना करते समय जो मैं मूल के लिए प्रार्थना करूँगा उसको स्वीकार कर लेते हो तो बीज भी आ जाएंगे, अंकुर भी फूट जाएंगे, अच्छी धूप भी हो जाएगी, खूब बढ़िया वाला जल भी मिल जाएगा, खाद की व्यवस्था हो जाएगी, और जो प्रेम हमारे को जो देना चाहिए जिससे कि पौधा भी जो है ममत्व की जो है ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो वह भी हमारे पास हो जाएगी। और बड़े सुंदर सुंदर अंकुर फूटते हुए बड़े सुंदर सुंदर पौधे आ जाएंगे और प्यारे प्यारे फूल भी आ जाएंगे, खूब खुशबू होने वाली है। और वो परमानेंट आपकी फिर वो प्रॉपर्टी रहेगी। ये नहीं कि मौसम की मार से फिर वो पौधा ज़्यादा दिन नहीं जला हमारा, ना, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होने वाली है। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। पहले शनि बाबा जो बैठे हुए हैं इन पे चर्चा कर लेते हैं। ये वक्री होकर 28 नवंबर तक बैठे हुए हैं यहाँ पर, यानी आगे तो बैठे ही रहेंगे लेकिन 28 नवंबर तक वक्री चाल में बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है मार्गी हो जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। मीन राशि के संबंध में या मीन लगन के संबंध में एक भ्रांति चली हुई है कि शनि सर पे आकर बैठा हुआ है। आपने महसूस करा है क्या? सर पे देखें आपने कि शनि बैठे हुए हैं, या एक कल्पना में ऊर्जा को लेकर आप घूम रहे हो कि शनि बैठे हुए हैं इसलिए व्यवस्था हो रही है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है। प्रैक्टिकलिटी करी जाएगी तो चीज़ें जो हैं जो चल रही हैं आपके साथ संघर्ष वाली, उसको एक नाम दिया जा रहा है क्योंकि शनि लगन में आके बैठा हुआ है। तो बैठा होने से वो किसी पर्पज़ से बैठा हुआ है। अगर हम उस पर कार्य नहीं करेंगे तो वो जिस पर्पज़ के लिए आया है, जो कुछ देने आया है, हम पहले ही उसके प्रति एक भाव ऐसा रखे हुए हैं कि भाई तुम तो गलत आके बैठ गए हो, इसलिए तुम्हारे आने से दिक्कतें हो रही हैं। तो बताइए लाभ कैसे मिल पाएगा? शनि जिस सेक्शन पर बैठते हैं स्कैनिंग विद्या बड़े क्लियर तरीके से बात करती है कि उस सेक्शन की गारंटी उनके पास है। और 28 नवंबर तक वो निखार रहे कुंभ राशि स्थान को आपके, जहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो 28 नवंबर के पश्चात जो राहु इनकी वक्री दृष्टि से प्रभावित होकर अपनी वक्री दृष्टि को जो आपके सरला सेक्शन पे मकर राशि है उसको जो प्रभावित करते आ रहे हैं 28 नवंबर के पश्चात, उसमें तो थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को तो मिलेगी ही। लेकिन शनि बाबा ये चीज़ समझा रहे हैं कि तुम मीन राशि के जातक, तुम मीन लगन के जातक, आप प्यारे प्यारे जातक एक बड़ी कल्पना के आधार पर भोग की मांग रखते हो और बोलते हो कि केवल अगर हमें बनना है या हमें स्वीकार है तो स्वर्ण धातु स्वीकार है, सोना स्वीकार है, लेकिन अग्नि से हमारे को एलर्जी है। इस बात का शनि बाबा आपने हम बच्चों का ध्यान बना के रखना है। अब शनि बाबा वहीं बैठे हुए आराम से, अब वो कुछ नहीं हो रहा है उसको फिर आप नाम दे रहे हो संघर्ष का। इसलिए सचेत हो जाइए, जैसा हो रहा है, जो हो रहा है उसमें एक अच्छा बीज ढूंढने का प्रयास करिए। फिर ये व्यर्थ की चीज़ें नहीं लागू होंगी कि अमुक कारण है मेरी प्रोग्रेस नहीं होने का, अमुक व्यक्ति जो है उसने उस साल में अगर ऐसा साथ दिया होता तो आज मैं यहाँ होता। स्वयं का आधार क्या है? स्वयं के आधार पे काम नहीं करना ही जो है सबसे बड़ी भूल बनती जा रही है। थोड़ा विनम्र तरीके से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको स्वीकार करिएगा। अब स्वामी की स्थिति शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, लंबे समय तक बैठे रहेंगे। 11 तारीख को ये भी वक्री हो जाएंगे। इनके वक्री होते ही जो स्थिति आप ये कह रहे हो कि कुछ तो हमारी स्थिति ठीक चले, नहीं तो हम सारे दिन यही सोचते रहते हैं कि होगा कैसे होगा, कब क्या चीज़ होगी, कितने साल में जाके कुछ प्रोग्रेस होगी, उसमें आराम आने लग जाएगा। समृद्धि के मार्ग आपको स्वतः ही बृहस्पति दिखाने लग जाएंगे अपनी वक्री दृष्टि के दम पर। उसका सीधा असर आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा, जहाँ पर धनु राशि लिखी हुई है, 9 नंबर लिखा हुआ है, कोई ग्रह इस समय वहाँ पर है नहीं। धन की स्थिति के ऊपर हम बात कर लेते हैं। और ये जो पहले सेक्शन की हमने बात करी है, ये पहले सेक्शन में आप मूल समझ लीजिएगा। शनि के पश्चात जो 11 नवंबर की स्थिति मैंने बात करी है, 11 नवंबर के पश्चात आपके लग्नेश को, लगन को और पूरी कुंडली को, समस्त ग्रहों को एक सकारात्मक दिशा जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरे सेक्शन पे मेष राशि है, धन का सेक्शन है ये। मेष राशि के स्वामी
भाग्य स्थान पर 1 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक इस बार अस्त रहने वाले हैं। आपने धन के संबंध में कोई भी कटुता वाले वचन नहीं बोले हैं, व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन नहीं दर्शानी है, क्रोध नहीं दर्शाना और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि गोचरी व्यवस्था में स्कैनिंग विद्या समझाती है जब भी ग्रह गोचरी परिवर्तन में आता है तो 4-5 दिन पीछे जोड़ लीजिए, 4-5 दिन आगे जोड़ लीजिए, तब तक बड़ी प्रबलता बनी रहती है। 11 तारीख तक तो मैं वैसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, 11 तारीख के बशा चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, सुखों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और भौतिक सुखों में वृद्धि के मैं संकेत दे रहा हूँ। स्वाभाविक भौतिकता आएगी कहाँ से? चंद्रमा बेस बनेगा तभी तो शुक्र बाबा बैठेंगे आके, चंद्रमा यानी लिक्विड मनी बेस बनेगा तभी तो शुक्र भौतिक सुख आकर जो है विराजमान होगा। अब नीचे से पैसा ही हटा दो तो हमारी कोई मतलब समझ लीजिए कि फोटो देख के तो कोई जो भौतिकता हमारे को देने वाला नहीं है। जहाँ पर पैसे से काम चलता है वो पैसे से ही काम चलेगा। इसलिए ये ध्यान बना के रखिएगा, ये कुटुंब वाला जो भाव है, धन वाला जो भाव है, 10-11 तारीख तक ये आपके बिहेवियर के कारण कुछ लंबा खींच सकता है। अगर बिहेवियर सामान्य रखते हो, इमोशंस को कंट्रोल में रख के रखते हो, कुछ और जगह अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, फिर वो काम जो पेंडिंग लिस्ट में पड़ा हुआ स्वतः पूरा होने लग जाएगा। अब यहाँ पर शुक्र की बात कर लेते हैं। तीसरा सेक्शन है हमारा पराक्रम भाव है। शुक्र जो है कन्या राशि से सप्तम भाव से 2 नवंबर को निकल जाएंगे, फिर 26 तारीख तक अष्टम भाव में तुला राशि में बैठे रहेंगे। 26 के पश्चात जो है वृश्चिक राशि में बैठ जाएंगे जाके, जब मंगल और सूर्य उनका वेलकम करेंगे। अब यहाँ पर हमारे को समझना है, व्यर्थ का लोड जो आपने अपने ऊपर डाला हुआ था या आपके ऊपर व्यर्थ का लोड जो पड़ा हुआ था कि मेरे को जीवन में एक सटीक दिशा नहीं मिल पा रही है, कि जीवन में आखिरकार इतने वर्ष बिताने के पश्चात भी मुझे ये क्लियर नहीं कि करना क्या चाहिए। 2 नवंबर के पश्चात वो छाया वाले जो बादल हैं जिन्होंने कुछ ट्रांसमिशन रोक दिए थे, आपके सिग्नल रोक दिए थे, वे आने लग जाएंगे। अब यहाँ मेहनत का स्वामी जो अष्टम में बैठा हुआ है, जो भी करोगे अपने भविष्य को ध्यान में रख के ही करोगे। शुक्र आपसे ऐसा करवाएंगे और इस बात को बिल्कुल आप उस पे मत लीजिएगा, हृदय पे मत लीजिएगा। 26 तारीख का जो समय है, यह समय हमारा ऐसा है कि पूर्व में हमारे साथ कोई अनीति हुई हो, अनैतिक कार्य हमने करा हो कि हाँ जग रहे थे हमारी दृष्टि में, हमने स्वयं करा है, नहीं होना चाहिए था। चरित्र की सीमा जो है वो जो है लंघ गई थी उस समय, तो उसके पश्चाताप का भी बहुत अच्छा जो है ये समय आ रहा है। इस दौरान जो है स्त्री वर्ग के प्रति जो बने हुए अपराध हैं, इसको क्षमा याचना में अगर बिताने लग जाओगे तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि जहाँ जाओगे सफलता आपके कदमों में मिलेगी। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे ना, फिर कुछ जातकों को थोड़ा सा यह महसूस होगा कि भाई ये एक विषय को ज़्यादा खींचते हैं, वही हमारा आधार है, चरित्र ही हमारा आधार है, वही हमारा अगर आधार जो नहीं रहेगा तो उस पर बड़ी हुई बिल्डिंग जो है वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है, बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो नींव पे कार्य करने के लिए हमारे को समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हुई हैं, उनको अब हमारे को रिलीज़ करना है, जाने का समय आ गया उन चीज़ों का। सुख स्थान के स्वामी बुध जो हैं 23 तारीख को पुनः वापस आ जाएंगे तुला राशि में। पुनः कहाँ पर आ जाएंगे? पुनः आ जाएंगे हमारे अष्टम भाव में। पीछे क्यों आएंगे? अच्छे भले भाग्यस्थान में बैठे हैं, पीछे क्यों आएंगे? 9 में से 8 में क्यों आएंगे? क्योंकि 10 तारीख से लेकर 29 तारीख के मध्य जो है वक्री हो जाएंगे। 10 तारीख को ये उल्टे होकर बैठ जाएंगे। 23 को जब आगे चलने का समय आएगा तो उल्टे होकर पहले बैठे हैं, वापस पीछे आ जाएंगे और 11 से 27 तारीख के मध्य जो है अस्त प्रभाव में रहेंगे। अब ज़्यादा जिम्मेदारी बुध के ऊपर आ गई है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि महादेव ने ना चिड़िया को बनाया है, तो महादेव ने बोला कि चोंच मैंने दी है और चुग्गा भी मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो। जो लीला हो रही है उस लीला में जो तुम्हारा जो रोल है बस उसके रोल तक ही तुम सीमित रहो, अपना दिमाग मत चलाओ। सृष्टि चलाने वाला किस जो है लोड में बैठा होगा, किस भार को लेकर बैठा होगा। लीला हो रही है, आनंद में उसका जो है आनंद लिए जाओ। तो कहने का अर्थ ये है, आपके पास एक अद्भुत शक्ति है कल्पना की, बहुत तेज बुद्धि है आपकी। आप किसी विषय को पकड़ो और इसका सॉल्यूशन ना निकाल पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो फिर ना तो मीन राशि है ना मीन लगन है। तो यहाँ पर बुध का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है 23 तारीख के पश्चात। यह समझ लीजिए कि 18 तारीख के पश्चात जैसे 23 तारीख नज़दीक होती जाएगी, वो 4-5 दिन जो मैंने जोड़ने के लिए प्रार्थना करी है, जिस चीज़ में आप दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, उसको सॉल्यूशन मिलेगा।
लेकिन कंप्लेंट सेक्शन को बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, आज के दिन बढ़िया गया, अगले दिन और बढ़िया जाएगा। तो ये सुखों में बहुत अधिक वृद्धि के संकेत दे रहा है, लेकिन आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। यह नहीं अमुक व्यक्ति पे हमने कंधा रखा था, अमुक व्यक्ति नहीं है जो है, तो हम कंधा अपना कहाँ टिकाएंगे, अपना हाथ कहाँ टिकाएंगे, अपना सर किस कंधे पे रखेंगे। वो चला गया और जो है हमारा परिवार का कंधा चला गया ना। तो अपने कंधों की मजबूती पे अधिक ध्यान देना है। अब शुभ पंचम त्रिकोण भाव, जहाँ पर बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, 11 नंबर के पश्चात सुखों में वृद्धि करेंगे। बुध के इस भाव को भी ताकत देंगे, लेकिन आपके जीवन में कुछ बड़ा करवाने का बीज भी डालने लग जाएंगे 11 तारीख के पश्चात, क्योंकि सीधा प्रभाव वक्री दृष्टि का पड़ने वाला है कर्म क्षेत्र के ऊपर, जहाँ पर धनु राशि है और स्वामी उच्च प्रभाव में बैठे बैठे पंचम त्रिकोण भाव में बैठे बैठे अब वक्री दृष्टि को धारण कर लेंगे। तो स्वाभाविक है 5, 7 और 9 दृष्टि थोड़ी सी वीक होने लगी। वीक का मतलब है उतना तेज जो पड़ रहा था वो हल्का सा कम होने लग जाएगा, फिर सारा जोर निखारने में लगा देते हैं। अब जहाँ पर सिंह राशि है, यह आपका षष्ठम भाव है, केतु यहाँ बैठे हुए। मैं एक निजी प्रार्थना करना चाहता हूँ। कई बार जातक क्या करता है, जो चीज़ है नहीं वर्तमान में उस चीज़ को ले आता है और उस चीज़ को शत्रुत्व भाव रखते हुए भविष्य को जोड़ते हुए अपना वर्तमान खराब करने लग जाता है। यहाँ पर बैठे हुए केतु का यह काम है, यह काम है इनका यहाँ पर बैठे हुए कि करो धरो कुछ नहीं, और ये सोचो जो है कि अगर नुकसान हो गया तो अरे आपके पास आया कितना है और नुकसान के बारे में हमारे को सोचना क्यों है। अब इसको कम करने के लिए अपने मंगल पे जोर दे दो, पृथ्वी तत्व पे जोर दे दो। कैसे जोर दे दो? जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और जो है जितना अधिक जो है पसीना बहा सको उतना पसीना बहाओ। और कुछ समझ में नहीं है, कोई नहीं है तो नंगे पाँव चलिए, मिट्टी के ऊपर चलिए। वो जड़ वाली मिट्टी नहीं, जहाँ थोड़ा सा धूल भी हो उसमें चलिए, अपने आप संतुलित होने लग जाएगा केतु। बस उसके अलावा जो स्वामी है सूर्य हैं, 16 नवंबर के पश्चात जो है अष्टम भाव से भी निकल जाएंगे, तुला राशि से भी निकल जाएंगे, नीच प्रभाव से मुक्त होकर सुंदर तरीके से शोभायमान करेंगे। मंगल और शुक्र के साथ अपनी युति जो है उसको प्रबलता में लेके जाएंगे और बड़े हाई लेवल की मेहनत वाले क्षेत्रों में आपको आगे भी बढ़ाना शुरू कर देंगे, संपर्कों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि नवम भाव में शुक्र पहुँचते ही नेम फेम आपको देने लग जाएंगे। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 16 नवंबर के पश्चात की स्थिति जो रहने वाली है वह मानसिक चिंताओं पे एक प्रकार का एक ढक्कन लगा के रख देगी, जिसके पश्चात जो है हमारा छठा सेक्शन है उसकी मजबूती हमारे को मिलने लग जाएगी। लेकिन मंगल के क्षेत्र मैंने मजबूती की, पृथ्वी तत्व के क्षेत्र में मजबूती की जो प्रार्थना करी है उसको जरूर आप स्वीकार करिएगा। सप्तम भाव पुनः बुध का है, लेकिन शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे। बुध 23 नवंबर के पश्चात जो तुला राशि में बैठेंगे, प्रार्थना रहेगी स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ उदर के संबंध में, कुछ आंतों के संबंध में समस्या आ सकती है। ग्लोय इत्यादि का जूस लीजिए। और ये चीज़ समझ लीजिएगा, मैंने बुद्धिमत्ता की बात करी है, मैंने ऐसी बात नहीं करी है कि ये कार्य हो नहीं रहा है तो उसके कारण जो हमारे को धीरे धीरे डिप्रेशन की स्थिति आती जा रही है। इससे थोड़ा सा मुक्त होने के लिए मैंने केतु के संदर्भ में ये चीज़ समझाने की कोशिश करी थी। यहाँ को पृथ्वी तत्व थोड़ा सा मजबूत करना है। केतु अपने आप कंट्रोल हो जाता है, बृहस्पति से भी कंट्रोल हो जाता है बहुत प्यारे से, और चंद्रमा से भी कंट्रोल हो जाता है, और मंगल से तो एक प्रकार से घबराहट में कंट्रोल होने लग जाता है। मंगल इतना मजबूत है कहीं मेरे पे बैकफायर ना करने लग जाए। ये सारे ग्रह ना आपस में जुड़े हुए होते हैं स्कैनिंग विद्या में। तो सप्तम भाव की जो स्थिति है, सप्तम भाव की स्थिति ये समझा रही है कि आप इस बात की चिंता करनी छोड़ दीजिए कि भाई आने वाले समय में होगा क्या। आप केवल वर्तमान को पकड़ के चलिए। आने वाले समय की जिम्मेदारी बुध बाबा के पास में है, और बुध के साथ शुक्र की युति 3 दिन तक बनी रहेगी। 23 से 26 के मध्य ये एक साथ युति बनाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नई चीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाएंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपके धन भंडारण पर और आपकी दैनिक आमदनी है कि खर्चा कैसे चलेगा हमारे घर का, उस पर पड़ने लग जाएगी। तो उस दौरान जो होने वाली चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य हो जाएगा, ग्रहण कर लेंगे, हमारे समझ में आ जाएगा कि अमुक गाड़ी चलाने के लिए ये वाला बटन दबाना पड़ता है। वो 3 दिन हमारी ट्रेनिंग के रहेंगे। उसके बाद वो बटन दबाने वाली चीज़ हमने याद कर ली। अब वो गोचर जो है अपना चला गया, प्रभाव युति जो है वो अलग हो गई, आगे पहुंच गए, शुक्र बाबा आगे पहुंच गए, वृश्चिक राशि में पहुंच गए 26 के बाद, लेकिन हमारे को सिखा गए कि ये करना होता है। उसके पश्चात जो स्थिति तुला राशि की अष्टम भाव की बनी हुई है, वह स्थिति के संबंध में बस आप यही मानिएगा कि
बुध की अधिक जिम्मेदारी रहेगी। तो बुध की अधिक जिम्मेदारी का मतलब मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके भीतर छुपा हुआ है। इस पर जितना अधिक कार्य करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है सफलता मिलेगी। नवम भाग्य सेक्शन की बात कर लेते हैं। भाग्य सेक्शन में बहुत अधिक निखार आपको 26 तारीख को भी देखने को मिलेगा। मंगल तो यहाँ पहले से बैठे हुए, 16 तारीख को भी देखने को मिलेगा। समझ लीजिए कि मेहनत वाला सेक्शन है, इसकी बहुत अधिक मजबूती है, तीनों ग्रहों की युति करवाने वाली है। ये सेक्शन भी ना बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है, ना पंचम सेक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो पाता है, ना 11वां और ना नवम। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जब बहुत ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाते हैं स्कैनिंग विद्या में। तो भाग्य की पुष्टि तो मिलनी है। भाग्य में हर प्रकार का अवसर, हर प्रकार का सुख समृद्धि जो आनी ही आनी है। कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है यहाँ से अष्टम बैठे हुए हैं, कर्क राशि मुझ प्रभावी होकर बैठे हुए हैं। 11 नवंबर तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र में बड़े डीप लेवल के परिवर्तन होने वाले हैं, लेकिन उन परिवर्तन को अपनाने से पहले आपके पास एक सम्यक दृष्टि सम्मान वाली होनी चाहिए। जो चीज़ आ रही है महादेव की इच्छा से आ रही है, उसको अपनाना सीखिए। ये नहीं कि ये आ गई है बताइए ये भी कोई लाभ हुआ, सब गलत बताते हैं ना। आइए पहले उसको स्वीकार करिए, उसके प्रति जो भावना जो आपकी जो महादेव के हृदय तक पहुँचेगी, फिर उसके पश्चात जो है भोग आने शुरू होंगे। ये जो कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखने के कारण जो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, इसको आप बोल रहे हो कि हमारा तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बस समझ जाइएगा, बड़ा डीप लेवल की बात है। लाभ सेक्शन जो है और खर्चे वाला सेक्शन है, इसके विषय में शनि लगन में ही बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी शनि के विषय में। पुनः एक बार मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ कि शनि की गारंटी है आपकी पूरी कुंडली को चलाने की, और शनि की गारंटी बृहस्पति ने ले रखी है पूरे 8 साल तक, जब तक वो अतिचारी है। और बड़ी कमाल की बात है, 2 साल फिर सामान्य उसमें रहेंगे 2033 के पश्चात, और फिर पुनः 8 साल के लिए दोबारा अतिचारी हो जाएंगे। तो आने वाले 18 साल जो है बृहस्पति बाबा के हैं। इसमें जो जातक धर्म से चल रहा है ना, उसके सर के ऊपर तो स्वर्ण का ताज, बिल्कुल शुद्ध स्वर्ण का ताज तो आना ही आना है। ये नहीं कि 18 साल में आएगा, बस वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। पहला एक छोटे लेवल का ताज, फिर बड़े लेवल का ताज, फिर आगे। लेकिन उसके साथ में जो हमारा मेहनत का कर्म का क्षेत्र है, उसके प्रति हमारा इनपुट भी शनि और बृहस्पति की दृष्टि में रहने वाला है। तो कुल मिला के सर्वलाभ सेक्शन जो है शनि के अंडर में जो है 28 तारीख के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाली हैं बृहस्पति की सीधी दृष्टि में। हालांकि ये स्थान जो है बृहस्पति के थोड़ा सा अगेंस्ट में बना रहता है, ये राशि अगेंस्ट में बनी रहती है, यहाँ जाके पावर कुछ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अतिचार्य बृहस्पति में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। खर्चों वाले भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, ये चीज़ समझ जाइएगा कि अचानक लाभ की वृद्धि के संकेत 28 नवंबर के पश्चात मिल रहे हैं, क्योंकि वक्री दृष्टि जो कि शनि की इनके ऊपर पड़ रही है उससे मुक्त हो जाएंगे। अब इन सारी बातों का एक मूल समझ लीजिए। मीन राशि और मीन लगन, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो जातक यह मान के बैठा हुआ है, संकल्प लेके बैठा हुआ है कि कोई कुछ मर्जी बता दे, कोई कैसा मर्जी मार्गदर्शन कर दे, जाओ क्या कर लोगे, मैं कुछ करूँगा ही नहीं, तो क्या कर लोगे, तो फिर उससे अधिक समय तक बात नहीं करी जा सकती है। और जातक जो ऐसा बैठा हुआ है कि मैं अपने नियम कानून को थोड़ा साइड में रख के आपके पास मार्गदर्शन के लिए आया हूँ, आप बताइए कि मुझे क्या क्षेत्र में प्रयास करने चाहिए, और ये मेरा लेखा जोखा है। ना कि एक फॉल्स पर्सनैलिटी आके डिस्कवर कर रही हो कि देखिए हम तो पूर्ण चरित्रवान ब्रह्मचर्यवान रहे हैं अब तक, और बताइए फिर भी हमारे को दुख आ रहा है। मतलब कुल मिला के उल्टी बात ही सम्मुख वाले व्यक्ति को समझा रहे हो। जो भी जातक जो है बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को वर्तमान में लेके खींचता रहता है, उसका उत्तम भविष्य कभी भी नहीं हो सकता है। उस स्थिति के साथ कितना बड़ा विद्वान आके कितने अनमोल सूत्र किसी भी विद्या के, चाहे हमारी स्कैनिंग विद्या हो या कोई ज्योतिष का विद्वान आ जाए, बता क्यों ना दे, लेकिन असल जो हमारे अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए, हम मीन हैं, हम बड़े सेंसिटिव हैं, हम मीन राशि हैं, हम मीन लगन हैं। हमारी सेंसिटिविटी जो है अगर वो डिस्टर्ब बनी रहेगी तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जाएगी। ये बेसिक रूल है, इसको स्वीकार करा करिए। मैं हर बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। वो छुपी हुई शक्ति है, उनका जो है आपको समझ में ही नहीं आ रही है वो कहाँ बैठी हुई हैं। बस बाहरी आकर्षण में जो अटके हुए पड़े हो और फिर कंप्लेंट कर रहे हो, बताओ कोई भी बात सीधी तरीके से क्यों नहीं बैठती है। हर महीने आ जाते हो ज्ञान देने के लिए। जो बेस है उस पर कार्य करना पड़ेगा।
तब जाके गोचर अवस्था में विषम परिस्थिति, अति विषम परिस्थिति भी आपके लिए फूल समान होने लग जाएगी। तो ध्यान बना के रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।